बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर। अच्छा, तो आज हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारी टीम मौजूद है और मिस नमरा हैं जो एंगर स्पेशलिस्ट हैं, एंगर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। और अगर कोई मिस इरम से कोई सवाल पूछना चाहे, किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का सर्टन एस्पेक्ट क्वेश्चन हो, तो मिस नमरा मौजूद हैं और हम आपको वेलकम कहते हैं। आपकी सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे ओवरऑल एडिक्शन को अंडरस्टैंड करने की कि व्हाट इज़ एडिक्शन, ये एक बीमारी है तो क्या है, किस तरीके से इसका इलाज होता है, तो ये सब लोगों को बीमारी क्यों नहीं होती, इसमें जीन्स का क्या रोल होता है, इसमें हमारी अपनी हैबिट्स का, अपनी आदत का क्या रोल होता है, इसमें हमारे गलत फैसलों का क्या किरदार होता है और इसमें हमारे पेरेंट्स का क्या किरदार होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें इसको मैनेज करने के तरीके सीखेंगे और इसके में आपको जो चैलेंजेस दरकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपकी रिकवरी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, आइंदा ज़िंदगी आप लोग कैसे सोब्राइटी में और एब्सटिनेंस में गुजार के एक अच्छी रिकवरी को अचीव कर सकते हैं कि आप इस मुआशरे के एक रीज़नेबल, रिस्पेक्टेबल और मुअज़्ज़ज़ शहरी बन के ज़िंदगी गुजारें। आप अपने मोहल्ले में बाइज़्ज़त हों, आप अपने घर में बाइज़्ज़त हों और अपने सिटी में, अपने कंट्री में, अपनी कौम में, अपनी ज़ात में मुअज़्ज़ज़ कैसे हो सकते हैं। इसी तरीके से कि ये एक बीमारी है जिसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि ये लोगों को बुरा कर देती है क्योंकि अखलाकी गिरावट इसमें आ जाती है। उस अखलाकी गिरावट की वजह से लोग आप पे एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते और जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है वो डाउन चला जाता है। सेल्फ़ एस्टीम के लो होने की वजह से फेलियर और फेलियर आपका ज़िंदगी में आता रहता है और इससे मज़ीद जो है ना वो आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसके ऊपर हर्फ आता है। तो हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे और आइंदा से इससे बचने के तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और हम एक दूसरे के तजर्बात से यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो ओवरऑल अगर आपका कोई सवाल है किसी चीज़ के बारे में तो वो पूछ लें या डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही आ जाते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जब आप ज़्यादा अरसा इधर रिहैब में रहते हैं और बाहर जाके आपकी किसी पेशेंट के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए सालों की, ठीक, तो और उस पेशेंट को आप ना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेटे ये है कि जब आप रिहैब में होते हैं तो आपको तरीके सिखाए जाते हैं ना कि आपने रिकवरी को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे रिकवरी को अचीव करना है। देखें वो पेशेंट भी रिकवरी में है और आप भी रिकवरी में हैं। आप दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? ड्रग्स के ऊपर। तो बीच में एक ऐसी अलार्मिंग चीज़ है जो आपका एक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो कितनी देर आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे? ऑब्वियसली आप पहली मीटिंग में नहीं करेंगे, दूसरी में नहीं करेंगे, तीसरी में नहीं करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी आप उधर उस कॉमन और म्यूचुअल जो आपके बीच में चीज़ है वो आपका ड्रग्स है। और माहिरीन तो ये कहते हैं कि आप ऐसे लोगों की कंपनी से बचें और उस तरफ ना जाएं जिस तरफ ख़तरा मौजूद हो। तो चूँकि उस दोस्त से मिलने में ख़तरा मौजूद है तो आप उसके साथ अगर आप मेल मिलाप रखना भी चाहते हैं तो आप उसको अपनी फैमिली फ्रेंड बनाएं। आप उससे घर में अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलें, आप उसे खाने पे दावत दे सकते हैं, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अलहदा कहीं मिलेंगे और फिर पुरानी बातें करेंगे, उनको कहते हैं यूफोरिक रिकॉल्स। जब आप पुरानी बातें डिस्कस करेंगे तो पुरानी सिर्फ ड्रग के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर पुराने दूसरे फ्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे। जब पुराने फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो वो किसी और फ्रेंड के बारे में बात करेगा, फिर आप उस जगह के बारे में बात करेंगे, फिर आप उस डीलर के बारे में बात करेंगे जैसे आप ड्रग लेते थे या वो ड्रग लेता है। तो यहाँ पे सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तो वो फिर आपका माइंड जो है ना वो इस पे काम करना शुरू कर देगा। अच्छा वो मैं वहाँ जाता था, फिर आपके माइंड में वो एक सर्कल शुरू हो जाता है कि वो उस डीलर से लेता था, वो इतने का मुझे देता था, वो इतना मुझे सही देता था, वो मुझे ख़राब देता था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक ट्रिगर का बायस बनेंगी और जिस चीज़ को आप वो कहते हैं ना ना करते, आप उसको फिर किसी दिन हाँ कर बैठते हैं।
अचानक किसी दिन आपका मूड ख़राब हुआ, आपका जो है ना वो अपसेट हो गया, आपको क्विक फिक्स के तौर पर अपने मूड को ठीक करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सबसे पहला क्विक फिक्स जो है वो क्या नज़र आएगा? ड्रग्स। आपका ड्रग्स नज़र आएगा। तो इसलिए माहिरीन तो ये कहते हैं कि आप स्लिपरी प्लेसेस से, स्लिपरी फ्रेंड्स से दूर रहें, ताकि वो जो सारी यूफोरिक रिकॉल्स हैं उनसे आप बच सकें। उनसे बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो रिकवरी है वो उससे इंटैक्ट होने का ख़तरा मौजूद है। तो जहाँ पे ख़तरा मौजूद हो तो उस रास्ते को चूज़ नहीं करना चाहिए। आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं उनके ऊपर आप अमल करते हुए सही जो है ना वो मंजिल का तयन कर सकते हैं। ठीक है जी। सर मेरा एक सवाल है सर, हम लोग जब बाहर जाते हैं हमारा बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, तो उनको हम लोग मैनेज किस तरह कर सकते हैं? बाहर जब जाते हैं, घर से बाहर आप किसी को जाते हैं तो ट्रिगर्स मौजूद होते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है? मसलन कौन कौन से ट्रिगर्स की आप बात कर रहे हैं? सर क्रेविंग, फर्स्टली आई वुड लाइक टू हाईलाइट द क्रेविंग, कि हमारी जो क्रेविंग होती है, हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें बाहर मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जो सिगरेट भी पीते हैं, उनमें हम लोग उठते बैठते हैं, तो उनमें उठना बैठना हम लोग किस तरह मैनेज कर पाएंगे? देखिए बेटे, आपने ना दूसरों की लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है, लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी की भी और रिकवरी की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप यहाँ पे ये सारा सीख रहे हैं कि ये एक बुरी चीज़ होती है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जो जो ये चीज़ आपको ख़राब कर सकती है, तो फिर आपको मजबूत करना है अपने आप को। ठीक है ना? बेशक आपके सामने लोग कर रहे हों, आपको ऑफ़र कर रहे हों, आपने नो कहना सीख लेना है। जब आपने नो कहना सीखा है, असर्टिवनेस सीखी आपने कि आप इक्वल राइट्स पे बात करेंगे, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, आपको जितनी भी कोई ऑफ़र करे, कोई एक खूबसूरत पैकिंग में आपको पेश करे, फिर भी आप समझते हैं क्योंकि आपने अपनी मॉरल इन्वेंट्री को पढ़ा है, अपनी मॉरल इन्वेंट्री को देखा है, आप अपने नुकसानात के ज़िम्मेदार आप हैं, या वो दोस्त हैं, या वो दुकान वाले हैं, या वो खोखे वाले हैं, वो नहीं है ना? बिल्कुल। तो आप अपनी रिकवरी के जिम्मेदारी है, तो आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी रिकवरी की। ना तो वो दुकान वाला आपकी रिकवरी का रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके फ्रेंड्स हैं, ना आपका एनवायरनमेंट है, ना आपके पेरेंट्स हैं। अगर कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिकवरी की है तो वो सिर्फ आपकी ज़ात है। आप पूरी दुनिया के ऊपर कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कवर योर फीट विद सॉक्स। आप अपनी जिम्मेदारी लें कि भाई मैंने अपनी रिकवरी को मेंटेन रखना है, मैंने अपनी एब्सटिनेंस को ब्रेक नहीं होने देना, मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपनी जो है ना रिकवरी को ख़राब नहीं होने देना। तो मैं ये जो आपकी रिकवरी है, आपकी सोबराइटी है, ये सही रास्ते पे चलते रहने का नाम है। जैसे ही आपको इस तरह के ख्यालात आएंगे, साइकोलॉजिकल रिलैप्स की तरफ आप जाएंगे, या आप सोशल रिलैप्स की तरफ जाएंगे जिसमें ट्रिगर्स बहुत हैं, जिसमें लोग बहुत हैं, इसका मतलब है आपका जो रिकवरी का लेवल है ना वो इतना हाईली आपने अचीव नहीं किया है, अभी आप डेंजर जोन से बाहर नहीं निकले हैं। तो जब तक आप डेंजर जोन में हैं तब तक आपको अपने साथ किसी को रखना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि अभी मैं डेंजर जोन में हूँ, तो आप अपनी फैमिली के साथ मूव करें, आप अकेले ना निकलें, अपने पास कैश ना रखें, और अपने पास क्विक कांटेक्ट का जो डिवाइसेस है, मतलब मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, फिलहाल कंप्लीट जब तक आप अर्ली रिकवरी में हैं और आप डेंजर जोन में हैं तब तक इन चीज़ों को अवॉइड करें, और अपने स्पॉन्सर से, अपने डॉक्टर से या अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर रखें, और आपका जो फॉलो प्लान है उसके ऊपर अमल करते रहेंगे तो आप इन ख़तरात से बचते रहेंगे। तो जैसे ही आप रिलैप्स के चांसेस को भूल जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम का ख़तरा है, तो फिर ख़तरा आपके ऊपर मंडलाना शुरू कर देगा। तो हमेशा अपने आप को इस तरह रखें कि आप किसी भी टाइम किसी ख़तरे से दो चार हो सकते हैं रिकवरी के हवाले से, तो आपने फूंक फूंक पर कदम रखना है, आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी है, आपने कॉन्शियसली ये माइंड में रखना है। सुबह उठते ही आपने अपने आप को ये मैसेज देना है कि आज का दिन मैंने नशे के बगैर गुजारना है, खा मुझे कितनी ही कोई ऑफ़र करे, मेरा कोई कितना ही प्यारा लव वन, कोई दोस्त, कोई यार, कोई मुझे आके ऑफ़र करे, तो मैंने इसको हाँ नहीं कहना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे आप कोई आपको जहर का प्याला
अगर दे और कहे कि मेरी खातर पी जाओ, तो जैसे आप उसको इनकार कर देते हो, इसी तरह से आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को बहुत ही प्यार से और उसकी इज्जत के साथ, बेइज्जती किए बिना, उसकी इंसल्ट किए बिना और अपनी इज्जत की खातर उसको कह सकते हो कि सॉरी यार, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बेहतर ये है कि आप भी ना करो, लेकिन अगर आपकी यही चॉइस है तो फिर शायद हम इकट्ठे मज़ीद ना चल सकें। ठीक है, आप यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिकवरी। आपने अपने क्रेविंग को और अपने ग्लैप्सेस को और अपने ट्रिगर को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको मैनेज करना है, और ये आपने ही करना है, कोई और नहीं करेगा। यही तो कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि ट्रिगर्स तो मौजूद रहेंगे बाहर तो दुनिया मतलब उसी तरह चल रही है। बाहर तो आपको कोई लॉस भी हो सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई डिप्रेशन भी हो सकती है, कोई अनफेयर डील भी आपके साथ कर सकता है, कोई आपका नुकसान। लेकिन आपने इसको कंडीशनल नहीं बनाना कि जी अगर मेरे साथ कोई धोखा हो गया या फ्रॉड हो गया, जब मैं अपसेट होऊंगा तो फिर मैं ये कभी कभी कर लूँगा। नो, इसको हमेशा के लिए खैरबाद कहना ही आपके फ़ायदे में है, क्योंकि ये कभी भी आपका फ़ायदा नहीं इससे होने लगा, इससे आपका नुकसान ही होना है। और आपको अगर ये लगे कि एक सिगरेट से कुछ नहीं होता, तो ये एक सिगरेट ही आपके अगले नुकसान का जो है ना वो वजह बने। बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जिनकी सर ने अभी सारा डिटेल में बताया। इंटरनली भी क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है ना। सर जी, नशा हमसे हंगर अपनी मैनेज नहीं हो रही होती, हमसे अपना एंगर मैनेज नहीं हो रहा होता, लोनलीनेस और टायर्डनेस का फैक्टर आता ही आता है जब आप नशा छोड़ते हो। तो अब ये हॉल जो मैनेजमेंट सर ने पहले पढ़ाई हुई है आप लोगों को, वो भी इसके ट्रिगर्स में ही शामिल, वो भी क्रेविंग्स हैं जो इंटरनली आपको फेस करनी पड़ रही हैं। और जब बंदा पढ़ लेता है तो उन ट्रिगर्स का पता होता है, रिनाउंड होता है, और वो उनको फेस करने के लिए तैयार भी होता है। एग्जैक्टली। सर मेरा एंगर मैनेजमेंट पे एक मिनट बेटे, इधर से कोई सवाल आया था जी। नशा सोच आप समझकर और अमल करना बदल देता है। आपका सवाल मुझे सही तरीके से नहीं समझ लगा, थोड़ा इजी करके बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। नशा सोच समझ और अमल करने को बदल देता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। नशा हमारी अकल को, हमारी सोच समझ को बदल देता है। बहुत सारे नशों की बहुत सारी टाइप्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो चरस है, ये हमारे सोचने, समझने और अमल करने की सलाहियत को बदल देता है। ये जितने भी कॉग्निटिव एरर्स हैं, ये जैसे हेलुसिनेशंस हैं, और जैसे इंसान को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं उसको जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती, ये चरस के इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि ये एक माइंड बेंडेड ड्रग है। ये क्लासिफिकेशन अगर इनके देखें तो ये जो चरस की फैमिली है, ये माइंड बेंडर है। ये हमारे ख़यालात, हमारे अकायद, हमारे बिलीफ जो हैं उनको ये जो है ना वो तोड़ मरोड़ के पेश करती है। और मरीज़ को ये लगता है शायद वो कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है, कोई ख़ास वली अल्लाह है, या उसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई वही उतरती है, और वो अपने आप को नबी और वली और कोई अल्लाह ताला की बहुत ही बरगज़ीदा हस्ती बन के इस तरह अपने ऊपर तारीफ़ कर लेता है कि कुछ सादा लोग तो उनके पीछे भी लग जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनको उनसे अपनी मुरादें मांगने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चरस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इलाज करवाना चाहिए, और जब आप नशे का इलाज करवा लेते हैं तो वही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर इससे आपका दिमाग भी सही काम करता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें भी बहाल हो जाती हैं, और आपके अंदर जो आपकी जो एबिलिटी और कैपेसिटी है माइंड वर्क की, वो भी बढ़ जाती है। आपका माइंड ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, आपका ब्रेन बेहतर परफॉर्मेंस देने लग जाता है, और आपकी जो लाइफ है उसमें से जो सुकून और हैप्पीनेस और खुशियाँ निकल गई थी वो आस्ता 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 वापस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका सवाल का यही जवाब है कि यस, नशा इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। इसीलिए तो इतने ज़्यादा नुकसानात के बावजूद भी इंसान नशे के ऊपर जारी रखता है। उसको पता है कि मेरा डैमेज हो रहा है, मेरा जॉब चली गई है, मेरे रिलेशनशिप मेरी ख़राब हो रही है, मेरे घर वालों से मेरी नहीं बनती, लोग मेरा ट्रस्ट नहीं करते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे उधार तक नहीं देता, कोई मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करता, अगर मैं चला भी जाऊँ तो वो सीधे मुँह से बात नहीं करते। तो ये सारे के सारे डैमेजेस उसके इसी बात की हैं कि उसको उसके ड्रग से नुकसान हो रहा है, लेकिन वो इसका अदराक नहीं करता।
वो उसको समझ नहीं पाता और वो समझता है कि शायद मेरे जो मसाइल हैं वो उनकी वजह से मैं ड्रग्स कर रहा हूँ, जबकि होता ये है कि वो अपने नशे की वजह से मसाइल में फंसता चला जाता है। मसाइल क्या हैं? जॉब चली जाएगी या जॉब से निकाला जाएगा या वो खुद छोड़ देगा, रिलेशनशिप नहीं चला सकता, बीवी से लड़ाई होगी या रिश्तों में दरारें आएंगी, क्योंकि वो अपने रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा। वो अब इसलिए उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल किसी का? एंगर मैनेजमेंट पर सर एक मेरा सवाल है। जी जी, एंगर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है। सर मेरे अंदर एक गिल्ट है कि जो मैं एडिक्ट फर्स्ट और फॉरमोस्टली हो गया हूँ, ये बात मुझे बहुत एंगर करती है सर। बिफोर मैं मैडम की तरफ जाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये जो आप कह रहे हैं ना रिजेंटमेंट या गिल्ट है आपको, ये रिजेंटमेंट असल में रीसेंट है। रीसेंट एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार अपने आप को कह रहे हैं, बार बार अपने ब्रेन की तरफ डाल रहे हैं, रीसेंट रीसेंट रीसेंट। रिजेंटमेंट्स होती हैं रीसेंट, ऐसा ख्याल, एक ऐसी सोच जो आप बार बार अपने दिमाग को दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, कि वो पछतावा भी कहते हैं उसे, रिजेंटमेंट भी कहते हैं। ये गिल्ट भी इसी तरह से प्रोड्यूस होता है कि एहसास गुनाह या गलती का एहसास कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने साथ क्या कर चुका हूँ, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और भी तो लोग हैं जो लाइफ में अच्छे जी रहे हैं, वो ड्रग्स भी कभी कभी कर लेते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तो मेरी लाइफ इससे डैमेज क्यों होना शुरू हो गई है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई है, वो इस गिल्ट में चला जाता है। और गिल्ट और शेम का जो सर्कल है वो फिर चलता रहता है और वो उसकी परफॉर्मेंस आए दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जाती है। तो रिजेंटमेंट और गिल्ट मैनेजमेंट आपको करनी होगी। हम आपको सिखाएंगे कि गिल्ट और शेम जो आपको बाउंड करती है, जो आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है, उससे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिससे हम सीख के उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इंसानों से गलतियां होती हैं, कुछ गलती होती है और कुछ बीमारी होती है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। ये जो आपको गिल्ट है ना कि मैं इसमें क्यों लग गया, देखिए आपका इसमें कोई कसूर नहीं। जिस मुआशरे में रूट्स मौजूद हों ड्रग्स करने के और ड्रग्स मिलने के, आप भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपका सिर्फ ये कसूर है कि आप इस सोसाइटी में रहते हैं। Why became abusive? देखिए अगर यहाँ पे किसी भी बंदे को कोरोना वायरस हो, खुदा ना खास्ता, तो उससे कोई दूसरा बंदा इफेक्ट होने का चांस भी है। तो जिसको चांस है उसका क्या कसूर है, ठीक है। देखिए आपके जीन्स में, आपके पेरेंट्स के जीन्स में कुछ ऐसा एरर हो सकता है जिसकी वजह से ड्रग का रुझान आपकी तरफ हो, रुझान टेंडेंसीज मौजूद होती हैं, लेकिन उन टेंडेंसीज को आप नशा करके उसको उजागर होने का मौका फराहम कर देते हैं। अगर आप ड्रग्स ना करें तो वो जीन्स एक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं और वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर आप उसको ट्राई करते हो तो हो सकता है आप उस बीमारी को मैच्योर कर लो या ना भी करो। तो इसमें ऐसा आपका इतना कसूर नहीं है। आपका कसूर ये है कि व्हेन यू हैव टू से नो यू हैव सेड यस। आपका वो डिसीजन था, वो फैसला था जो आपने गलत कर लिया। और हम सभी गलत फैसले कभी कभी कर लेते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो गलती का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और गलती को ना सुधारना गलती है। आपका यहाँ पे मौजूद होना इस बात की अलामत है कि आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो। वी कांट चेंज व्हाट वी कैन नॉट एक्नॉलेज। जिस चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते कि वो गलत है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको गलत मान के यहाँ पे आ गए हो तो फिर आप तो माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल हो कि आपने एक कदम तो उठा लिया है, दूसरा कदम आप सीख रहे हो, तीसरा आप सवाल पूछ रहे हो उस बारे में। इसका मतलब है आप तो खुद उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। अगर आप खुद विलिंग हैं और अपने गिल्ट और शेम से बाहर आना चाह रहे हो और उसके लिए अमली तौर पर भी आप कुछ कर रहे हो और ज़हनी तौर पर भी आप चीज़ें सीख रहे हो, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। तो गलती हम सब कर लेते हैं और गलती को ठीक भी किया जा सकता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम गलती कर सकते हैं और गलतियों को ठीक कर सकते हैं अमेंडमेंट्स करके, अपनी लाइफ में मॉडिफाई करके अपनी पिछली गलतियों की को जो है ना वो सुधारा जा सकता है और आइंदा से उनको ना दोहराने का इरादा किया जा सकता है।
ठीक है जी बेटे। मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो गिल्ट है ये सर मेरे एंगर को इंड्यूस कर रहा है, मेरे अंदर एंगर को, मैं रिलैप्स कर जाऊँगा इस चीज़ का लेके मैं एंग्री रहता हूँ कि व्हाट इफ़ आई विल रिलैप्स, व्हाट इफ़ आई विल स्लिप इनटू अगेन दिस एडिक्शन, दिस काइंड ऑफ थिंग। ये गिल्ट इंड्यूस कर रहा है मेरी एंगर। ठीक है, ये देखें आपके अंदर रिड्यूस कर रहा है ना, तो अगर आपका एंगर भी ट्रिगर कर रहा है और आपको कोई फियर है कि आप रिलैप्स ना कर दें जब यहाँ से जाएं, तो रिलैप्स प्रिवेंशन, रिलैप्स मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको सिखाएंगे रेस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो आपको अभी थोड़ा टाइम हुआ है ना, आपको ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। एंगर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा आपको, गिल्ट एंड शेम हील करना सिखाया जाएगा, और फिर इन चीज़ों से ओवरकम होके और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करके आप उन पर काबू पा सकते हो। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये फियर है कि आप रिलैप्स ना हो जाए, और ये ही आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी बनेगा, बायस बनेगा। क्योंकि जो लोग रिलैप्स के चांस को भूल जाते हैं ना, तो वही रिलैप्स होते हैं। तो अगर हमें उन अनासर को, उन इंग्रेडिएंट्स को, उन एलिमेंट्स को पता चल जाए जो रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे, और अगर हम उनको भूल जाएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर कैप्चर कर लेंगे, हमें दोबारा रिलैप्स कर देंगे। तो वो कहता है ना, इफ़ यू फॉरगेट द रूल्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी विल नॉट। तो अगर आप रिलैप्स के चांस को ही भूल जाएंगे तो फिर तो आप रिलैप्स हो ही जाएंगे। और अगर आप रिलैप्स के चांस को मानते हुए उसकी तैयारी कर लेंगे, उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लेंगे कि आप रिलैप्स से कैसे नहीं होंगे, तो फिर आपका रिलैप्स से बचा जा सकता है। तो अगर आप ये क्या सब्र करके बैठेंगे मैंने तो रिलैप्स होना ही नहीं है, तो मैं जंगल में जाऊंगा तो शेर ने तो मुझे खाना ही नहीं है, तो फिर तो शेर आपको खा ही जाएगा। तो अगर आप ये सोच के जाएं कि जंगल में शेर भी होगा और बाकी जानवर भी होंगे, तो उनसे मैंने कैसे बचना है, तो फिर आप अपनी एहतियाती तदाबीर करके जाएंगे। फिर आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को शेरों के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, वो तो उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपना के जब निकलेंगे तो फिर आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड हैं। अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं हैं तो फिर आप ख़तरे में हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, ख़तरे को भांपते हुए ख़तरे की पहले से तैयारी की है, तो फिर आप इतने ख़तरे में नहीं हैं। देखें, जिन कंट्रीज़ की, जिन मुल्कों की फ़ौज तैयार होती है लड़ाई के लिए, और उनको दुश्मन इतना आसानी से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो लोग अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखते हैं और वो दूसरों के हाथों में अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं दे देते, वही कामयाब होते हैं। अगर हम दूसरों पे छोड़ दें कि वो हमें जो है ना वो सिक्योर रखेंगे, तो वो तो फिर गलत बात होगी। तो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, हमें वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर रिकवरी एंड आवर रिलैप्स। तो अब हमने इससे कैसे बचना है वही हमने सीखना है। तो ये गिल्ट और शेम और रिजेंटमेंट्स जो हैं, ये सारी की सारी मैनेजेबल चीज़ें, इनको मैनेज करना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। गॉड इट। ठीक है जी। मेरा सवाल है सर मैडम से कि जब हमारा मूड अपसेट होता है, कई दफ़ा हम इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, हमारा तब रिलैक्स की तरफ ही क्यों ध्यान जाता है, किसी और तरफ हमारा माइंड क्यों नहीं जाता? ठीक है, ये कौन सी मैडम से सवाल है आपका? मैडम नीरम से जी। अच्छा, मूड और मिजाज का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसमें ज़ाहिर बात है जब हम अपसेट होते हैं, हमारा मूड थोड़ा सा लो होता है, डिप्रेशन में होते हैं, तो हम जो है वो रिलैक्स की तरफ क्यों जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलैक्स होना जो है ये इतना आसान नहीं होता। जब आप पूरा इलाज करके चले जाते हो तो फैमिली बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है आपसे, ठीक है ना। फैमिली की उम्मीदें होती हैं, साथ आपकी भी ये कोशिश होती है कि रिलैक्स नहीं होना, और मैंने एक रिकवरिंग पेशेंट के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है। कभी भी आप रिकवर्ड तो नहीं होते फुली। रिकवरिंग के तौर पे जब आप बाहर जाके लाइफ को फेस करते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मूड के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और केमिकल बेसिस भी आपके, ज़ाहिर बात है केमिकल भी कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आप में मूड की अल्ट्रेशंस आ जाती हैं। और जब पोस्ट एक्यूट विथड्रॉल्स आते हैं बाहर जाके, बाकी विथड्रॉल्स तो आप अंदर फेस करके जाते हो रिहैबिलिटेशन के दौरान, जब बाद में पोस्ट एक्यूट विथड्रॉल्स आते हैं आपके, तो उसको लेकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। उससे आपके मूड के ऑल्टर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
जिसकी वजह से रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो मूड होता है ना, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ आपकी इजाज़त से, तो ये जो आपका मूड होता है, मिजाज होता है, ये आउटर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। मसलन अब आप जॉब ढूंढेंगे, आपको जॉब नहीं मिल रही, घर में क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, कोई आपको तंग कि ये फारग है, ये विल है, वो काम नहीं करना चाहता, किसी न किसी तरह से आपको ना हिट किया जाता है, आपको डिग्रेड किया जाता है, आपको इंसल्ट किया जाता है, जब आपके बदतमीजी या बदतहजीबी होती है तो आप जो है ना आप अपसेट होते हो और आपका मूड जो है ना वो रो जाता है, ख़राब जाता है। सवाल आपका यह कि ऐसी सिचुएशन में आपको वही ख्याल क्यों आता है कि मैं रिलैप्स हो जाऊँ, मैं नशा कर लूँ। असल में हमें कुछ कोई फिक्सेस की आदत होती है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी जल्दी से गोली, कोई दवाई ऐसी हो जो मेरे मूड को फौरी तौर पर ठीक कर दे, जबकि मूड मैनेजमेंट, मूड को भी ठीक करना सीखा जाता है। हम अपने मूड के मास्टर बन सकते हैं। हमारा मूड किसी को ख़राब करने की का कंट्रोल हम किसी को इख्तियार क्यों दें? ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि या तो ये इख्तियार अपने पास रखें या ये वाला इख्तियार किसी और को दे दें। असल में ड्रग्स में इंसान ना कोई फिक्सेस की तरफ जाता है और वो जल्दी और ज़्यादा मज़ों के चक्करों में, और क्योंकि उसको फेस करने की आदत नहीं होती प्रॉब्लम्स को, मुश्किल वक्त को, प्रॉब्लम्स को, हार्ड वर्क को, मेहनत करने की ये सारी आदतें उसको नहीं होती। वो तन आसान होता है और इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है और ख्यालों में और बातों में सारा कुछ करने की एक पुरानी रवश पे होता है, जो कि हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि आप अपनी आदत पे काम करें, हैबिट्स के ऊपर काम करें, अपने पैराडाइम्स के ऊपर काम करें, अपने नज़रियात को रिफाइन करें। और इसी वजह से हमें पहला ख्याल यही आता है कि ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग में जब हम थे हम मज़े में थे, हम प्रॉब्लम्स जो थे उनसे हम एस्केप हमने लिया हुआ था, घर की कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं थी। तो अब भी हमें लगता है कि प्रॉब्लम आ गया तो फौरी तौर पे कोई ड्रग लेके तो उससे ना जिम्मेदारी से जान छुड़ाई जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुर्गा जो है वो बिल्ली को देख के फौरी तौर पर आंखें बंद कर लेके खतरा टल गया। लेकिन क्या मूड को ठीक करने के लिए अगर आप रिलैप्स, आप सोच लें कि आप कोई ड्रग ले भी लें, कोई नशा कर भी लें, तो उससे क्या आपका वाकई मसला हल हो जाएगा या मसला बढ़ेगा? वक्ती तौर पर ये लगा कि वक्ती तौर पर हो सकता है कि आपको कुछ रिलैक्स हो जाए और आपको ना लगे, लेकिन क्या जब आप सो के उठेंगे, जब आपको होश आएगा, तो आपके प्रॉब्लम खत्म हो चुके होंगे या बढ़ चुके होंगे? प्रॉब्लम्स हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम जमा नहीं होते, 2 जमा 2 मिलके 4 नहीं होते, वो कई गुना प्रॉब्लम जो ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आमिर का बहुत अच्छा सवाल है, हमें क्या करना है, हमें अपने एटीट्यूड्स को और अपने रवैयों को ऐसे बनाना है कि हमें प्रॉब्लम्स को मानते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स होने चाहिए, कि हम अपने मसाइल को बढ़ने ना दें, हम अपना स्ट्रेस ना बढ़ने दें। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा तो हम अपने काम वक्त पे करेंगे, अपनी नींद का, अपने आराम का, अपने सुकून का ख्याल करेंगे। हम ना दूसरों को बुरा भला कहेंगे, ना अपने बारे में ऐसा सुनेंगे। हम अपने मूड के मैनेजर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। हम दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे हमारे मूड को ख़राब करें, हम दूसरों का भी मूड ख़राब नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपनाना और अपने मूड को मैनेज करना और मूड को ठीक रखने की जिम्मेदारी लेना, ये हमारे अपने इख्तियार में होता है, हमारे अपने बस में होता है। तो वी विल नॉट लेट एनीबॉडी टू डिस्ट्रॉय माय मूड, ठीक है। तो अगर कोई किसी की बातों से हमारा मूड डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल हमारा किसी और के हाथ में है। हम इतने कमज़ोर ना बने, हम अपनी सोच के, अपने जिस्म के और अपने जहन के बेहतरीन कंट्रोलर बनने का सबूत देंगे। और यही रिहैबिलिटेशन का मकसद है कि हम अपना खोया हुआ जो कंट्रोल है वही वापस करना है। जब हम नशा नहीं करते थे तब सारा कंट्रोल हमारे पास ही था। आस्ता आस्ता ये कंट्रोल हमने खुद ही उस बीमारी के हाथों में खो दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, यही कंट्रोल वापस करके आपको दे रहे हैं। ये कंट्रोल ही तो वापस दे रहे हैं आपको, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गया। आप इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप तो नहीं चाहोगे कि आप बर्बादी की तरफ जाओ। आपका कंट्रोल ही आपको वापस करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ, हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं नए सवालों के साथ, और थोड़ी सी डिस्कशन मजीद इसके बारे में इंशाल्लाह होगी। कुछ और आपके मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप उस बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे एडिक्शन मैनेजमेंट के ऊपर और एडिक्शन के ट्रिगर्स के ऊपर और उसकी क्रेविंग के बारे में। तो हम सवालात का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। तो कोई और सवाल किसी बच्चे का हो तो कुछ? सर मेरा एक क्वेश्चन। जी बेटा कुछ सर व्हाट्स द प्लीज मेन माइक ले लीजिए, थोड़ा सा पास होकर कुछ। सर व्हाट्स द मेन रीजन ऑफ माय रिलैप्स? मैं सर क्यों मतलब पहले रिलैप्स किया शुरू में सर मैं मतलब ज़्यादा पहले नमाज़ें वगैरह भी पढ़ता रहूँ, घर में रहूँ ना, सर मोबाइल यूज़ किया जिस तरह सर आपने कहा था उस तरीके से मैं चलता रहूँ, लेकिन सर थोड़े अरसे बाद कुछ अरसे बाद मैं सर रिलैप्स कर गया। तो सर इसकी क्या मेन रीज़न हो सकती है कि मैं रिलैप्स मतलब मेरा हुआ है? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। देखिए रिलैप्स होने जो रिलैप्स का प्रोसेस है ना, ये कोई यकदम होने वाला वाक़या नहीं है। ये यकदम नहीं कोई चीज़ हो जाती, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो आप उठे हैं तो हो गया है। रिलैप्स का एक पूरा प्रोसेस होता है। रिलैप्स के प्रोसेस में ये है कि इंसान अपनी मर्जियों को फिर से दोबारा अपने हाथ में ले लेता है। और आपने सीखा तो ये था यहाँ पे कि आप अपनी मर्जियों को कुछ देर के लिए सरेंडर कर देंगे ओवर द विल्स ऑफ योर फैमिली एंड योर डॉक्टर, ठीक है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ अरसा तो आप ठीक रहे जाके, तो आस्ता आस्ता जो है ना वो आप वो चीज़ें नहीं करते थे जो आपको कहा गया था। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे जो आपको करनी चाहिए, तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डू, यू डोंट वांट टू डू। आपको कहा गया था कि आप अपने आप को सरेंडर कीजिएगा, फैमिली के बीच में रहिएगा और आपने फ्रेंड्स से नहीं मिलना, मोबाइल पे रब्ता नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपने इनको अमल किया था? जी सर स्टार्टिंग में सर मैं स्टार्टिंग में जब किया था तब तक तो आप ठीक रहे, तब तक ठीक। तो फिर आपने आस्ता आस्ता इनको करना छोड़ दिया, यस सर। ठीक है ना। और फिर आप रिलैप्स के तरफ चले गए। यस सर। तो इसलिए आपको जो कहा गया था वो आपने नहीं किया। बेटे इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की ज़रूरत है। यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, विद योर फैमिली, ठीक है। और ये जो रिलैप्स का प्रोसेस है ना, ये इंसान को पहले तो थोड़े थोड़े उसको सोशल किस्म की जो ना रिलैप्स की तरफ जाता है। वो सोशल रिलैप्स ये है कि आप उन दोस्तों को कभी कभार फ़ोन करने लग जाते हैं कि उनसे पूछ लेते हैं कि आप कौन सा नशा कर रहे हो, आप आजकल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं तो रिहैब से होके आया हूँ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो क्लीन जा रहा हूँ, आप क्लीन जा रहे हो, वो फलां दोस्त है वो क्लीन जा रहा है, वो क्या कर रहा है। जब आप उसके बारे में डिस्कशन करने लगें और उसके बारे में सोचना शुरू करें, तो ये रिलैप्स की तरफ पहला कदम है। ये सोशल रिलैप्स से कहते हैं कि आप ऐसे यारों दोस्तों से मिलने लगें और जिनसे मिलने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जिनसे मिलने का आपको मना किया गया है। तो आप ऑल्दो आपकी ये नीयत नहीं होती है रिलैप्स होने की और दोबारा ड्रग्स लेने की, लेकिन एक माइंड आपका उस तरफ चल पड़ता है। आप उन दोस्तों से मिलना शुरू कर देते हैं, उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं। अगर वो ड्रग कर भी रहे हैं तो आप इस नीयत से वहाँ चले जाते हैं कि मैं ड्रग नहीं करूँगा। उनके पास आप बैठते हैं, लेकिन आप कितनी देर अपने आप को रोक सकते हैं? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा उन दोस्तों। फिर वो बीच में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं कि चले यार ये कर लें, आज कर लें, छोड़ें यार, कभी कभार कर लेना चाहिए, चलें और ही कोई तो सिगरेट ही पी लें। तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। फिर आप इस तरह की साइकोलॉजिकल रिलैप्स की तरफ जाते हो कि आपको कोई नींद डिस्टर्ब रहने शुरू हो जाती है, आपको ख्याल आते हैं ड्रग्स के बारे में, आपको ख्वाब आते हैं, आप उस तरह के ख्वाब देखते हो। ड्रग्स में ख्वाब में आप देखते हो कि मैं ड्रग कर रहा हूँ या मैं उन दोस्तों के पास बैठा हूँ जो ड्रग कर रहे थे। फिर इस तरह की मूवीज़ देखना जिसमें ड्रग्स होता हो, उस तरह की पुरानी अपनी यादों को और पुरानी यूफोरिक रिकॉल्स को आप जब रिपीट करने लग जाते हो ना, तो फिर आपका जो रिलैप्स का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होता है। यस। और ये जो और उसके बाद है स्पिरिचुअल रिलैप्स। स्पिरिचुअल रिलैप्स जैसे ये बता रहे हैं कि मैंने कुछ अर्सा तो जाके नमाज भी पढ़ी थी, आपने खुदा से मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट भी था, अल्लाह ताला से कॉन्शियस कांटेक्ट थोड़े दिन था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ। आस्ता आस्ता वो कांटेक्ट जो कॉन्शियस था वो अनकॉन्शियस होता गया, नमाज छोड़ दी। फिर ये कि आप ऑनेस्ट ना रहे अपने आप के साथ, झूठ भी बोलने लगे और घर वालों को कुछ बताना, करना कुछ, बताना कुछ, कहना कुछ,
और छोटा अपने काम में भी आपने जो है ना ऑनेस्टी नहीं दिखाई फिर उसमें, तो ये जो डिसऑनेस्टी है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है रिलैप्स होने का। जब आप डिसऑनेस्ट होते हो ना अपने आप के साथ, तो फिर बीमारी आपके साथ वही सलूक करती है जो पहले करती थी। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना है और आजिज़ी और इनकिसारी का जो है ना वो अमली मुजाहरा करना है। आप अपनी आजिज़ी ये है कि आपसे कोई भी गलती, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो आप शेयर करें अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को, किसी ऐसे बंदे को घर में शेयर उसे करें। तो इससे आपकी कोई बेइज्जती या कोई आपकी ज़ात में कमी नहीं, उनको पता है कि आप इस बीमारी से फाइट कर रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप इन चीज़ों को छुपाते हो और इनके ऊपर पर्दे डालते हो और इनके ऊपर एक के बाद दूसरा पर्दा, फिर आपको झूठ के पर्दों में जब इसे छुपाते हो तो ये बीमारी जो है दबने की बजाय और ज़्यादा पनपने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने की थी, ये सारा आपका रिलैप्स का प्रोसेस है जो हुआ। आप आने बहाने से पैसे लेते रहे घर वालों से और फिर दोस्तों से मिलते रहे, फिर घर से चले जाना बगैर बताए, और फिर आपने जहाँ आपको कहा गया था जो जॉब थी आपकी वो उसमें भी आप इन्वॉल्व नहीं रहे। तो जब आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए ना, फिर आप वो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, है ऐसा ही होता है ना कि जब आप वो नहीं ना करते जो आपको करना चाहिए तो फिर ऐसा कुछ आपसे होता चला जाता है जो आप नहीं करना चाहते। और ये चीज़ नशे में होती है। नशा इंसान से इस तरह भी यही इसी तरह का ही कोई चक्कर है। नशे में इंसान ने जो नहीं ना करना होता है वो करता रहता है, और जो चीज़ें करनी होती हैं वो मुसलसल टालता रहता है। वो अगले दिन पे डालेगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर कर लूँगा। और जो नहीं करनी, गलत काम जो नहीं भी करना, और वो मजबूरी में कह लें वो उससे होते चले जाते हैं। तो यही एक वजह है बहुत बड़ी रिलैप्स की जो आपको रिलैप्स करती है। और आइंदा से आपने इन चीज़ों से बचना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें, आपसे गलती हो जाए फ़ौरन सॉरी करें और शेयर करें किसी से। आप अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से रब्ता कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, आपकी बीमारी को समझता हो, उसके साथ आप अपना रवैया जो है ना वो बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। उसको शेयर करें, उसके साथ ऑनेस्ट हो जाएं, और पुराने ग्रजेस आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आपके दिल में अगर कोई ग्रजेस हैं, कोई गुस्से हैं लोगों के, उनको आप हल कर लें बैठ के। अगर आपने किसी का कोई लॉस किया हुआ है तो उससे माफ़ी कर लें, माफ़ी मांग लें। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो आप उसको माफ़ कर दें। तो ये अपने दिलों को साफ़ कर लें, अपने दिलों के मैल को निकाल दें और अपने आप को अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दें। जब आप अपने आप को अपने अल्लाह के सपोर्ट कर देंगे, उसके हैंड ओवर कर देंगे, तो वो आपको कभी भी जो है ना अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला इंसान को अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला तो इंसान से प्यार ही बड़ा करता है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप मेरी तरफ अगर चल के आओगे ना तो मैं आपकी तरफ दौड़ के आऊँगा। और अल्लाह ताला किसी और चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना किसी एक बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। तो तौबा का मतलब है बचना, एब्सटेन करना है अपने आप को कि आइंदा जो ये मेरे करैक्टर की खामियां थी या मेरे जो इखलाक की गिरावट थी, इखलाक की बगाड़ था जो नशे की वजह से मुझ में आ गया था, इन सारी चीज़ों को, ये पूरा कॉम्बिनेशन है कि ये कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं जाके ये नहीं करूँगा। देखो बेटे, नशा जब इंसान करता है ना तो वो बड़ा इंजॉय और फुल मस्ती में और मौज में होता है। जब वो छोड़ता है तो नशा तो उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर एक गैप आ जाता है। वो हैप्पीनेस को कम महसूस करता है, तो उसको लगता है ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही, उसको लगता है मेरी ज़िंदगी बोर हो गई है, उसको लगता है कि मुझसे में वो वाली एक जो एक्साइटमेंट और एक चहक और महक थी और एक जो लहक थी मेरे अंदर और जो मैं सबकी आंखों का तारा था और वो मुझ में नहीं रही। वो एक थ्रिल और वो एक एडवेंचर किस्म का जो मैं था वो नहीं था। तो इस गैप को फिल करने के लिए आपको कुछ महारतें सीखने की ज़रूरत है। वो आपको असर्टिवनेस सीखने की ज़रूरत है कि आप अपनी बात को किस तरीके से पोलाइटली, कैंडिडली, रिस्पेक्टफुली, विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, और किस तरह से अपने राइट्स के लिए आप वो बात कह सकते हैं। जब आप कम्युनिकेट बेहतर नहीं कर पाते तो भी रिलैप्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब आपका नींद ठीक नहीं है तो भी वो शुरू हो जाता है। जब आपका एंगर मैनेज नहीं है तो भी वो शुरू हो सकता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें आपने अपने एंगर को भी कंट्रोल रखना है, मैनेज करना सीखना है, आपने कम्युनिकेशन स्किल भी सीखनी है, आपने असर्टिवनेस सीखनी है और आपने असर्टिव होना है अपने रिश्तों में, अपने आप के साथ। सबसे पहले तो आपको अपने आप के साथ बात करनी आती होनी चाहिए। आपको एक फिक्स की तरफ जाने की बजाय उस मसले का हल ढूंढें। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो रिलैप्स का चांस ही नहीं बनता। रिलैप्स होना, जैसे मैडम ने बताया, इतना आसान नहीं है। रिलैप्स होना इतना आसान नहीं है।
रिलैप्स होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रिलैप्स होने के लिए आपको घर के असूलों को कुर्बान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने घर के असूलों को नहीं मानते, फिर रिलैप्स होने के लिए आपको अपने मज़हब के असूलों को डिनाई करना पड़ता है, फिर आपको चोरी करनी पड़ती है, फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है, फिर आपको मानतों में ख़यानत करनी पड़ती है, खा वो जॉब में ख़यानत हो, खा वो रिश्तों में ख़यानत हो, खा वो टाइम की मैनेजमेंट में ख़यानत हो, जो टाइम अपने घर देना था वो आप कहीं और दे रहे हो। सहारा अगर आपने नशे का इंतजाम करना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं डंडी मारनी पड़ेगी, झूठ बोल के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये ख़यानतें हैं। तो इतना आसान नहीं है रिलैप्स होना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत आप उस साइड पे कर रहे हो तो वही मेहनत आप ये साइड पे कर लो, उससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी, आपके रिश्ते भी बचेंगे और आपका रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत जो है वो भी बढ़ेगी और आप इस बीमारी से भी जान छूटेंगे और आखिर में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक नेक बंदे बनेंगे। नशा का जो इलाज है इसके अंदर हम ऐसी स्किल्स और ऐसी महारतें भी सीख लेते हैं जिससे हम कोई आम इंसान नहीं बनते, हम बहुत अच्छे इंसान फिर बनते हैं। इतने अच्छे इंसान बनते हैं कि फिर हम लोगों की गलतियों को पकड़ते नहीं हैं, फिर हम उनको माफ़ करने का रवैया अख्तियार करते हैं। हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी आ जाती है, हम असर्टिव हो जाते हैं, हम दूसरों की मदद करने वाले बन जाते हैं, हम दूसरों के दुख को, दूसरों के दर्द को महसूस करने वाले बन जाते हैं। आमतौर पर कहते हैं कि नशा वाला बेहिस होता है, उसका ज़मीर मार चुका होता है। तो इलाज इतनी खूबसूरत चीज़ है जो उसके ज़मीर को भी ज़िंदा करता है और उसके अंदर वो बल्कि ज़्यादा हसास बन जाता है वो, क्योंकि वो जिस दुख जिस तकलीफ़ से गुजरा होता है उसको महसूस करता है। वो अपनी माँ के दुख को भी समझ सकता है, अपनी बीवी के दुख को भी, अपने बच्चों को भी ज़िंदगी को देख सकता है, अपने कोलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को। वो अपनी खुशियाँ जब वापस उसको आती हैं तो फिर वो खुशियाँ जो उसने दूसरों की छीनी होती हैं, तो जब वो उनको लौटाने की कोशिश करता है तो फिर वो एक जो है ना वो ऐसा फर्द बन जाता है जो सबका खैरख्वाह होता है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बीमारी जो है ना एज ए ब्लेसिंग, एज ए रहमत भी बन जाती है, क्योंकि उन्होंने उस बीमारी की वजह से ऐसी स्किल्स और ऐसी महारतें सीख ली हैं जो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे ख़ानदान के लिए खुशियाँ लौटाने के मुतरादिफ है। जैसे नशे की बीमारी एक इंसान की बीमारी नहीं है ना, ये पूरे ख़ानदान की साझी बीमारी है। देखिए नशा तो आप करते हैं तो तकलीफ़ किसको होती है? रिलेटिव्स को, माँ को, बहन को, बीवी को, बच्चों को, ख़ानदान को, मोहल्ले, आपके बुज़ुर्गों को, आपके मोहल्ले को भी इवन के, और आपका जिस मुल्क के आप सिटीज़न हैं तो हर जगह बदनामी का बायस वो लोग बन रहे हैं। तो ऐसे ही जब एक बंदा ठीक हो जाता है, जो वो नशा छोड़ देता है, वो एक अच्छी पाक साफ ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है, तो वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आई हुई, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब की खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तो इट्स नॉट ए वन पर्सन डिजीज़, इट्स अ फैमिली डिजीज़। तो इलाज एक बंदे का हो जाए तो फिर पूरी फैमिली की खुशियों को भी रिस्टोर किया जा सकता है और आप ये सब कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। आप यंग हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप चैलेंज को कबूल करने वाले हो और आप सब लोग अचीवर हो, पहले भी आप सब लोगों ने कुछ अचीव किया हुआ है, तो ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ आप अपने आप को पहचानें और सिर्फ एक चीज़ छोड़ने से अगर आपको इतनी चीज़ें वापसी में रिटर्न में मिलें तो इस चीज़ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं होगा, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये खुद से कुछ भी नहीं होना। आपको इसके बारे में आपको अमली इक़दामात उठाने होंगे, इस बारे में आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ये जो सोचने वाले और प्लानर्स होते हैं उनकी कोई कमी नहीं है। दुनिया में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एग्जीक्यूटर्स की है, बाअमल जो लोग होते हैं उनकी कमी है। तो आप प्लान बनाएं ज़रूर, उस पर अमल करने के लिए। सिर्फ प्लान बना के कॉपी पे रख देने से कुछ नहीं होगा, तो उस पर अमल करना है। तो आप लोगों ने इस पे ये जितनी भी टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं रिलैप्स से बचने की, उनके ऊपर अमल करना है। अगर आपने अमल नहीं करना तो फिर ज़ाहिर है इसका नतीजा तो फिर रिलैप्स की सूरत में आएगा। बिल्कुल। अगर आप अमल करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या दोबारा से उस बीमारी के चुंगल में अपने आप को फंसाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है। कोई बंदा आपको रिलैप्स से नहीं बचा सकता अगर आप नहीं चाहते। कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी मजहबी लीडर, कोई रहनुमा, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप इस बीमारी से बचोगे और बचने की कोशिशें करेंगे तो फिर लोग आपको उसमें सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, आपने बचने की इसमें कोशिश करनी है। और हमने देखा कि आपकी सबसे ज़्यादा कम कोशिश होती है, ज़्यादा कोशिशें आपके डॉक्टर या आपकी फैमिली कर रही होती है। तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते इसकी? तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिकवरी, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। आज का सेशन हम ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी मोटिवेशन को हाई रखें और अपने आप को शैतान से भी बचा के रखें और अपने आप को गलत चीज़ों से बचा के रखें और नई चीज़ें सीखने में कभी कोई सुस्ती ना करें। सीखने का अमल जारी रखें और इस सीखने के अमल से ही आप ना सिर्फ बीमारी पे काबू पा सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपसे Thank you so much, sir. अल्लाह हाफिज़।